Hello everyone, this is your first chapter of science of 8th class crop production and management. बेटा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को समझने से पहले यहाँ पर दो करेक्टर्स आपको बड़े इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं, बूजो एंड पहेली। आइए पहले इनकी बात सुन लें, ये क्या कहते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. Then what did Bujo said? I want to know where and how we use these tools. Now students, you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves because they are autotrophs. They contain chlorophyll. Now, can you recall how green plants synthesize their own food? Yes, by the process of photosynthesis. Animals, including humans, cannot make their own food because we all are heterotrophs. We depend upon others for our food. So, where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद ही हम पहुँचेंगे what is crop production and management. Yes, we already know that energy from the food is utilized by us for carrying out our various body functions such as digestion, respiration and excretion. Now we get our food from plants or animals और बोथ. वेजिटेरियन भी हैं हम, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है. वी आर ओमनीवोरस. सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. अब ये क्वेश्चन बूजो के दिमाग में आता है कि अगर हम सभी को फूड चाहिए तो हम अपनी कंट्री इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इन लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड करवाएंगे. सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. ये पहेली का मानना है, जो बिल्कुल सही बात है कि बहुत लार्ज स्केल पे हमें फूड प्रोडक्शन करना होगा इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ large population of India. So in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is very much necessary. First of all, 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपको बताई गई हैं बेटा. इसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट एरा में जो लोग रहते थे, नोमैडिक थे, जो खाना बदोश, ठीक है, जिनको हम आदि मानव कहते थे, दे वर वेंडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. ठीक है, फूड और शेल्टर की तलाश में जगह जगह वो घूमते थे. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, क्या खाते थे वो? रॉ मीन्स कच्चे कच्चे फल और सब्जियाँ. एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. और उन्होंने जानवरों का शिकार भी शुरू कर दिया अपने खाने के लिए. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. ठीक है, बाद में उन्होंने ये सीखा कि किस तरह लैंड को कल्टिवेट करके वहाँ पर क्रॉप्स को उगाया जा सकता है. दे प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. तो इन दिस वे द बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस. ठीक है, एग्रीकल्चर का जो जन्म है वो इस तरह से स्टार्ट हुआ. एक नई सिविलाइजेशन हमारे सामने आई विच कैन ग्रो क्रॉप्स, विच कैन ग्रो देयर फूड. सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. तो यहाँ पर बेटा आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉप. आप क्रॉप से क्या समझते हो? ठीक है, तो आंसर आप क्या लिखोगे? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड यानी सेम टाइप ऑफ प्लांट्स. जैसे अगर हम राइस की बात करें तो सारे राइस प्लांट्स होने चाहिए. वीट की बात करें, सारे वीट प्लांट्स होने चाहिए. दे आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत बड़े स्केल पर कल्टिवेट किए जाएं. तो इस प्लांट जो हमने ली है
जो भी प्लांट्स हमने ग्रो किए हैं ऑफ सेम काइंड, दे आर कंसिडर्ड एज अ क्रॉप। उनको एक क्रॉप कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम वर्ड यूज़ करते हैं फसल। ठीक है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ दैट ऑफ वीट। ठीक है, इसी तरह से जो भी आप क्रॉप लोगे तो लार्ज स्केल पर उसकी कल्टीवेशन होती है बेटा। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ सीरियल्स ही हों, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी हम लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं। आपको याद है ना, कितने बड़े बड़े एप्पल के जो होते हैं बाग लगते हैं, मैंगोज़ के। ठीक है, वेजिटेबल जो हमें मंडी में मिलती हैं सब्जियां, इनको लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस। These can be classified on the basis of the season in which they grow. ठीक है, और इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं हम कि सीरियल्स हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स किस सीज़न में मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एज़ यू नो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है ये। द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट हेयर, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये बहुत वेरी करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया कंट्री है, यहाँ पे बहुत वैरायटी क्रॉप्स की है, वो ग्रो की जाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस विविधता के होने के कारण, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के कारण तब भी हम इसको टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स में बेटा आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हम इसको क्लासीफाई करते हैं टू ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड वन इज़ रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये किस सीज़न में हमें क्रॉप्स मिलती है उसके बेस पर बेटा हमने इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। आओ तो हम समझें खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप्स को आप रेनी सीज़न के साथ लिंक करो। ठीक है, याद करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि जैसे तुम्हारे माइंड में आता है रेनी सीज़न, तो कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगी दिमाग में, खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो बन गई डेफिनेशन, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मतलब रेनी सीजन आ गया, हमने जो अब क्रॉप्स कल्टीवेट करनी है वो क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स। फिर एग्जाम्पल अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और इसका सीज़न तो सब बच्चों को पता है कब होता है रेनी सीज़न, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। ओके, देन योर रबी क्रॉप्स। रबी वर्ड को आप विंटर सीजन के साथ लिंक कर लो। अब विंटर सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर टू मार्च। अब जितनी अक्टूबर टू मार्च में आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो, दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और उनके एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड और भी आप ऐड कर सकते हो। सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इनके अलावा जो पल्सेस हैं बेटा, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां, दे आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, बहुत से जगहों पर वो गर्मियों में ग्रो की जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिक प्रैक्टिस बताई गई हैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन की। तो अब ये कह रहा है बूझो, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो आप सब बच्चों को पता है कि पैडी कौन सी क्रॉप है, राइस क्रॉप। तो इसको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है बेटा कि राइस क्रॉप के लिए हमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इरिगेशन के लिए। दैट इज़ वाई पैडी कैन ओनली बी ग्रोन इन रेनी सीजन। ठीक है, तो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। अब बात करते हैं यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की क्या इन्वॉल्व करती हैं। वो बहुत सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, जो किसान जो है परफॉर्म करते हैं, फार्मर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक उनको अच्छा खासा टाइम लग जाता है इस कल्टीवेशन के लिए। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो
ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, आप गमलों में भी लगाते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको कुछ प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़ तो करनी पड़ती हैं। तो अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। इनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो आपकी लिस्ट बनी हुई है पूरी। फर्स्ट वन इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले आप सॉइल की प्रेपरेशन करोगे, मिट्टी को बनाओगे। दूसरे नंबर पर सोइंग करोगे बेटा आप। सोइंग क्या होता है? बीज बोना, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। देन थर्ड स्टेप इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। आप उस सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करोगे, ठीक है। फिर है आपके पास इरिगेशन। इरिगेशन में क्या करोगे बेटा आप? इरिगेशन में हम फसलों को सींचते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं फसलों की। तो फिफ्थ स्टेप है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी एक बार आपने इरिगेशन का जो स्टेप कंप्लीट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद छोटे छोटे अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो क्रॉप में ग्रो कर जाते हैं। तो इन वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वीडीसाइड्स, केमिकल्स यूज़ करते हो, या बाय हैंड भी आप वीड्स को अलग करते हो। क्यों? क्योंकि ये मेन क्रॉप के न्यूट्रिशन को जो ले लेते हैं आपसे। फिर आगे आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है बेटा कटाई का। एक बार फसल तैयार हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो हमें ग्रेन्स चाहिए ना, तो उसके लिए जो हम 6 स्टेप करते हैं दैट इज़ हार्वेस्टिंग, यानी फसल की कटाई। 7th स्टेप है हमारा यहाँ पर स्टोरेज। तो स्टोरेज में हम क्या करेंगे, जो ग्रेन हमको मिली हैं अब उनको स्टोर करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर ना आ जाए, उनमें ख़राब ना हो जाए, जो रॉडेंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उनको ख़राब ना कर दें। तो स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि आपका 7th नंबर पर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं? द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है। पहले स्टेप को आप समझिए कि जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं बेटा, तो सबसे पहले सॉइल की प्रेपरेशन ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में वो क्या है? मिट्टी बनाना, उसको लूज़ करना, ताकि उसके अंदर जो पोर्स हैं वो खुल जाएं, जिनसे एयर की क्रॉसिंग हो, और जो भी हम क्रॉप लगाने वाले हैं उसको प्रॉपर एयर मिले, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और दूसरा फ़ायदा क्या है? जो रूट्स होंगी क्रॉप की वो सॉइल में डीप जाएंगी, अंदर पेनिट्रेट करेंगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जैसे कि मैंने बोला, पोर्स ओपन हो जाते हैं सॉइल को लूज़ करने पर उसके, तो जो रूट्स हैं एक तो वो डीप जाएंगी, दूसरा वहाँ पे वो ईजिली ब्रीथ कर सकेंगी। वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली? इसका रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि सॉइल में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि लूजनिंग होने पर खुल जाते हैं। इसीलिए जो सॉइल है वो एयर को अलाउ करती है पास होने में, ताकि जो रूट्स हैं दे कैन ब्रीथ ईजिली। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it, ठीक है। अब क्या होगा? जो लूज़ की हुई सॉइल है वो अर्थवॉर्म्स की ग्रोथ में भी हेल्प करेगी, माइक्रोब्स जितने प्रेजेंट हैं सॉइल में उनकी ग्रोथ होगी। ये ऑर्गेनिजम्स बेटा फार्मर के, किसानों के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये अल्टीमेटली और सॉइल को लूज़ करते हैं और उसमें जो अपना ऑर्गेनिक मैटर है, वेस्ट मैटर है, उसको ऐड करते हैं जो ह्यूमस का काम करता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड? लेकिन अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सॉइल को क्या ज़रूरत है लूज़ होने की, ठीक है, उसको टर्न करने की, बदलने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. अब इसके एडिशन में जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं दे गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो नेचुरल हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आफ्टर डेथ
दे आर डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. मतलब कि ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स टॉप लेयर जो सॉइल की है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है बेटा. ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर, ये याद रखोगे आप. तो जब भी हम सॉइल को टर्न करते हैं, लूज़ करते हैं, तो एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रोवाइड करता है टॉप में ये प्लांट्स के लिए, ताकि वो प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर ढंग से अपनी ग्रोथ में यूज़ कर सकें. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है बेटा कि हम जो सॉइल को टर्न करते हैं, लूज़ करते हैं उसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. नाउ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. अब तक जो हमने बात की सॉइल को लूज़ करने की, टर्न करने की, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक, या तो हम इसे टिलिंग कहते हैं या फिर इसे कहते हैं प्लोइंग. ठीक है, तो प्लोइंग वर्ड आप ऐसे याद रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लो, जिसको हम हल कहते हैं, उसकी हेल्प से हम सॉइल को लूज़ करते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. या आपने विलेजेस में देखे होंगे. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. ठीक है, तो प्लोइंग के पहले हमें उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट देना पड़ता है. किससे? वाटर से, जिसको हम कहते हैं वाटरिंग. अच्छे से उस लैंड को गीला करना पड़ता है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, so that we can easily plow the land, we can easily loosen the soil. Now the plowed field may have big clumps of soil called crumbs. जो ये खेत है जिसको हमने विद द हेल्प ऑफ प्लोड कर लिया, इसमें बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स हो सकते हैं मिट्टी के. ठीक है, जिनको हम कहते हैं क्रम्स. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें पोरस सॉइल चाहिए. ठीक है, हमें बड़े बड़े क्लम्प्स नहीं चाहिए. तो बहुत ज़रूरी है कि इन क्रम्स को हम ब्रेक करें. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. अब हमने क्रॉप की कल्टीवेशन करनी है, तो आफ्टर प्लोइंग हमें उस सॉइल को लेवल करना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ताकि जो सोइंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर हो सके, और जो हमने उसके बाद सिंचाई करनी है, इरिगेशन करनी है, वो स्टेप भी प्रॉपर हो. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों ने अपने गांव में देखा होगा ऐसा, जहाँ पे एग्रीकल्चर या फार्मिंग होती है. समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि अच्छे से जो मैन्योर है वो मिक्स हो जाए सॉइल के अंदर. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. ठीक है, सोइंग जो बीज बोने से पहले सॉइल अच्छे से उसमें सॉइल में मॉइस्चर आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है. फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की. तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. तो इसके लिए हमने वेरियस टूल्स का इस्तेमाल करना है. तो टूल्स के नाम आपको दिए गए हैं बेटा, जैसे कि हमारा प्लो हो गया, हो गया, कल्टीवेटर हो गया. दीज मेन टूल्स, दीज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर डायग्राम दिया है आपकी बुक में. यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरह से, देखिए प्लो की शेप बताई है, जिसमें आपका जो ये पार्ट है ऊपर, जो बुल्स के ऊपर लॉग दिख रहा है आपको, इसको बीम कहते हैं. ठीक है, ये प्लो का अपर मोस्ट पार्ट है. इसके बाद जिसके साथ इसको होल्ड किया गया है, दैट इज़ नोन एज प्लो शैफ्ट. और जो नीचे का एरिया है जिससे टिलिंग की जाती है, प्लोइंग की जाती है, दैट इज़ नोन एज प्लो शेयर.
तो ये डायग्राम भी आपने अच्छे से करना है और इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन थिंग जो आपने देखी भी हुई है। नाउ प्लो की बात करें, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत पुराना टूल है बेटा हमारे पास, बहुत पहले से हम इसको सॉइल को टिलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लूज़ करने के लिए। नाउ एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ प्लो। This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. Horses भी हम यूज़ करते हैं, camels भी यूज़ किए जाते हैं desert areas में. It contains a strong triangular iron strip called plowshare, जैसा आप डायग्राम में देख रहे थे. The main part of the plow is long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's necks. जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए बुल्स की नेक पे, एक बार फिर से डायग्राम देखिए, इसको हम कहते हैं बीम, ठीक है। ये कहाँ पर है? बुल्स की नेक पर। और ये जो लॉन्ग जो होल्ड किया हुआ है लॉग ऑफ वुड, दैट इज नोन एज प्लो शेफ्ट। नाउ वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। एक पेयर चाहिए हमें बुल्स का और एक मैन चाहिए जो इसको ऑपरेट करे इजीली। Now the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. जो हमारा पुराना लकड़ी का जो हल है उसको अब इन दिनों, ठीक है, nowadays किससे रिप्लेस किया गया है? The plow which is made by iron. फिर हम hoe की बात करेंगे. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. अब इसकी आप शेप देखो बेटा डायग्राम में, डायग्राम को देखकर आपको समझ आएगा. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ठीक है, बेंट प्लेट है एक नीचे टिलिंग के लिए, सॉइल के लिए, ग्रिप है ऊपर से जहाँ से पकड़ते हैं, हैंडल है, प्लो की तरह इसमें भी बीम वाला पार्ट है, एंड अ लॉन्ग रॉड इज देयर. दिस इज नोन एज हो. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक्स ऑल्सो. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सभी टूल्स के डायग्राम जो है प्रैक्टिस करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज कल्टीवेटर. व्हाट इज कल्टीवेटर? कल्टीवेटर क्या है? प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, ठीक है, ट्रैक्टर की हेल्प से ऑपरेट किया जाता है इसे. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. ऑब्वियस है, जब यहाँ हम हेल्प कर रहे हैं, ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो इट सेव्स आवर प्रीशियस टाइम एंड लेबर ऑल्सो. देखिए डायग्राम में आपको क्लियर होगा किस तरह से कल्टीवेटर की हेल्प से, with the help of cultivator, it is driven by tractor, the soil is prepared for cultivation. Next is sowing. Sowing में हम बात करेंगे. It is a very important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. ठीक है, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि हमने जो बीज लिए हैं, सीड्स लिए हैं, जिनको हम सो करने के लिए जा रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हों, साफ़ सुथरे हों, हेल्दी हों, ठीक है, उनमें कोई डिज़ीज़ ना लगी हो, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए. ऐसे सीड्स को हम सिलेक्ट करेंगे. फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड. इसीलिए जो हमारे किसान हैं वो बहुत अच्छे किस्म के सीड्स जो अच्छी हमें क्रॉप दें, गुड वैरायटी दें, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो उसकी, तो इस तरह के सीड्स जो हैं फार्मर्स सिलेक्ट करते हैं. तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स में आप देखोगे, ये पहेली का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन कर रही है पहेली? वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. ठीक है, एक दिन मैंने अपनी मम्मा को क्या देखा कि चने के जो सीड्स हैं, ग्राम सीड्स, वो एक वेसल में उन्होंने डाले और उसमें थोड़ा सा पानी डाला. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप.
और क्या देखते हैं उसके बाद, पानी डालने के बाद कुछ जो सीड्स थे वो बिल्कुल सरफेस पे फ्लोट करना शुरू हो गए। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्या दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों ये कुछ सीड्स जो हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उसके दिमाग में बातें चल रही हैं। तो आइए देखते हैं, एक्टिविटी भी दे रखी है हमें 1.1। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, हम भी ऐसा करके देख लेते हैं। हम भी बीकर ले लेते हैं, उसको पानी से फिल कर लेते हैं, फिर उसमें कुछ थोड़े से आधी मुट्ठी भर हम उसमें व्हीट डाल दें, उसको अच्छे से हिलाएं और थोड़े देर के लिए हम वेट करें। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या कुछ ऐसे सीड्स होंगे जो पानी के ऊपर तैरेंगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या ये जो सीड्स हैं ये दूसरे सीड से जो सिंक कर गए, नीचे बैठ गए सीड्स, उनसे लाइट हैं या फिर उनसे हैवी हैं, किस तरह के हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, और अगर लाइट हैं तो ऐसा क्यों है। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो, इसका आंसर भी साथ ही साथ दिया हुआ है बेटा, ध्यान से सुनोगे कि जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं वो अंदर से खाली होते हैं, दे आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड आर दस लाइटर, इसकी वजह से वो हल्के होते हैं। और ऐसे सीड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फ्लोट कर जाते हैं लाइट होने के कारण वाटर सरफेस पे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम डैमेज्ड सीड्स को अलग कर सकते हैं गुड हेल्दी सीड से। सो बिफोर सोइंग, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. तो बीज बोने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है, ये जानना कि हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए सीड्स को सो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टूल की। ट्रेडिशनल टूल यानी अब तक जो परंपरागत रूप से यूज़ होता आ रहा है टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, एक फनल की तरह उसकी शेप होती है। ठीक है, इसकी फिगर भी हम देखेंगे। उससे पहले ये जान लें, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल में सीड्स को भरा जाता है। पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और वहाँ से 2 या 3 पाइप्स की हेल्प से सीड्स को नीचे की तरफ पास किया जाता है। These pipes have sharp ends. Sharp ends होते हैं इन पाइप्स के। These ends pierce into the soil. Pierce का मतलब मिट्टी के अंदर, जैसे कोई चीज़ गड़ जाती है ना, चुभ जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, धंस जाती है। These ends pierce into the soil and place seeds there. और प्रॉपर प्लेस पे सीड्स को प्लेस कर देती है जहाँ पे हमें ज़रूरत है। ये देखिए, ये फनल देखो साफ क्लियर है डायग्राम में, किस तरह से इसके अंदर सीड्स डाले जा रहे हैं। और लॉन्ग पाइप है, इसका एंड शार्प होगा तभी ये सॉइल के अंदर इसको प्लेस कर रहे हैं सीड्स को। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स सब ज़रूरी है सॉइल के लिए। हाँ जी, ये देखो बच्चे, दिस इज़ योर डायग्राम। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आएगा फिगर 1.2 में, अ सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल है ये बेटा। अब इसके बारे में हम जानें कि ये सीड ड्रिल है क्या। सबसे पहले तो इट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब यहाँ पर जैसे हमने कल्टीवेटर को भी ट्रैक्टर की हेल्प से चलाया था ना, तो ये सीड ड्रिल भी किसकी हेल्प से चलेगी, ट्रैक्टर की हेल्प से। This shows the seeds uniformly at equal distance and depth. Now, what is the significance of seed drill? यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, what is the significance of seed drill? कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस में जब हम बात करेंगे तो सीड ड्रिल जो है बेटा, ये यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, यानी यूनिफॉर्मली का मतलब एक जैसा, बराबर डिस्टेंस में
और इक्वल डेप्थ, जितनी डेप्थ चाहिए, ये कंफर्म करती है, इसकी श्योरिटी देती है हमें इन द प्रोसेस ऑफ सोइंग. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. इस बात की वो हमें इंश्योरेंस देती है, किस बात की, कि जो सीड्स हैं आफ्टर सोइंग प्रॉपर कवर हो चुके हैं सॉइल से. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो बर्ड्स बीजों को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, उससे हमारे सीड्स बच जाएंगे. Sowing by using a seed drill saves time and labor. This is third advantage, that sowing by using a seed drill, it also saves our time and labor. हमारी मेहनत भी बचती है और हमारा टाइम भी बचता है as compared to funnel. ओके, तो यहाँ पर फिर से बूझो कह रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल. मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है. आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स. वहाँ पर मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो बैग्स में लगे हुए हैं. वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? उनको ऐसे क्यों रखा गया है? तो पहेली क्या कह रही है? सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. ठीक है, एक नर्सरी में पहले ग्रो किए जाते हैं. व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब छोटे छोटे सीडलिंग्स पौधे बन जाते हैं उनके, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली. ठीक है, लोग उसको अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में ट्रांसप्लांट कर लेते हैं उन सीडलिंग्स को. ऐसा विलेजेस में बिल्कुल आम तौर पर किया जाता है. सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ट्रीज़ भी हैं जो फॉरेस्ट प्लांट्स जिनको कहते हैं, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम अपने घरों में पॉट्स में लगाने के लिए लेकर आते हैं. ये भी नर्सरी में बेटा ग्रो किए जाते हैं. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखा जाता है बिटवीन सीड्स. दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. क्यों डिस्टेंस देना ज़रूरी है? ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपका. वाई देयर इज़ नीड ऑफ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स? तो आंसर क्या है? इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव appropriate distance between the seeds because it helps to avoid overcrowding of plants. ठीक है, क्योंकि overcrowding होगी प्लांट्स की तो क्या होगा? एक दूसरे की स्पेस लेंगे. ठीक है, रूट्स प्रॉपरली प्लेस नहीं होंगी, फिर एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स शेयर करेंगे, जिससे दोनों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. अगर appropriate distance होगा तो plants को proper sunlight मिलेगी, nutrients मिलेंगे, water मिलेगा from the soil. So it is very necessary. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रोथ होने के बाद हम कुछ प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो. नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से मैन्योर यानी जो खाद हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वाली है और जो फर्टिलाइज़र्स हैं हमारे पास, उनको कैसे हमने ऐड करना है. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants, they are known as manure and fertilizers. Now यहाँ पर हम एक ही चीज़ के लिए 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं. है तो ये खाद, मैन्योर भी और फर्टिलाइज़र्स भी. तो देखो पहले इसका क्वेश्चन सुन लेते हैं बूझो का. आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म. ठीक है, मैंने अपने फार्म में एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो होते हुए देखा है. इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक. और उसके साथ वाले फार्म में जो प्लांट्स हैं वो वीक हैं, कमज़ोर हैं. वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, वो पुट कर रहा है कि कुछ प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी क्यों होती है दूसरों से. तो यहाँ पर देखिए बेटा, सीधे सीधे हमें आंसर मिल रहा है. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि सॉइल का फंक्शन क्या है. एक तो ये प्लांट को होल्ड करके रखती है सॉइल, है ना, रूट्स को होल्ड करके रखती है, अपने में ग्रिप बना के रखती है, सपोर्ट देती है. दूसरा ये मिनरल दे रही है, न्यूट्रिएंट्स दे रही है, वाटर दे रही है क्रॉप प्लांट्स को. तो
तो these nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कुछ एरियाज में क्या होता है कि खेतों में किसान क्या करते हैं, एक फसल के बाद फिर उस सेम फील्ड में दूसरी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, यानी जो खेत है उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा गया. ठीक है, उसमें कुछ ना कोई क्रॉप लगाई गई लगातार. इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. अब ये सोचो कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, है ना, क्योंकि वो तो यूज़ हो ही जा रहे हैं. एक बार एक क्रॉप ने किए, फिर दोबारा से क्रॉप ने किए, उसको तो रेस्ट नहीं मिली सॉइल को. नाउ कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. तो एज अ रिजल्ट जो ये कंटिन्यूस कल्टिवेशन हम करी जा रहे हैं क्रॉप्स की, ये सॉइल को क्या बना देगी, पुअर. किसमें, न्यूट्रिएंट्स में. ठीक है. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. अब प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए तो हमें हेल्दी सॉइल चाहिए. ठीक है, तो फार्मर्स क्या करेंगे, इसमें मैन्योर ऐड करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. नाउ इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. ठीक है, अगर हम अच्छी तरह से मैनरिंग नहीं करेंगे, खाद नहीं देंगे, तो यही रीज़न है, बूझो का आंसर यही है कि वीक प्लांट्स क्यों हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर मैन्योर नहीं मिली, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले. ठीक है, इसलिए नेबरिंग फार्म के जो प्लांट्स देखे ना बूझो ने, वो कैसे थे, कमज़ोर थे बेचारे, जान ही नहीं थी उनमें. नाउ मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. यहाँ पे आपको सीधी सीधी डेफिनेशन मिल रही है मैन्योर की कि मैन्योर क्या है. व्हाट इज़ मैन्योर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैन्योर. तो इसका आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाता है बच्चे. मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. यहाँ डीकम्पोजिशन का मतलब समझो कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिकम्पोज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है. द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कन्वर्टिंग इनटू सिंपलर वन. ठीक है, और इसको करने वाले क्या कौन है, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जिनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं. ठीक है, तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हमें कैसे मिला है, डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट की डिकम्पोजिशन से मिला है. उनके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में मिक्स हो गए हैं और उनको हमने एक नाम दे दिया है मैन्योर. क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए हम मैन्योर को ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं. Now farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. और इस मैन्योर को बनाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट एनिमल के वेस्ट को पिट्स में, गड्ढों में, ठीक है, ओपन प्लेसेस में, गड्ढों में गड्ढे बनाकर उसको इकट्ठा करते हैं ताकि वहाँ पे वो डिकम्पोज हो जाएं अच्छे से. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जो काम है डिकम्पोजिशन का, ये कौन करेगा, माइक्रोब्स करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रोब्स. ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. यही डिकम्पोज्ड मैटर हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ करते हैं. नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6 में चले जाओ फ्लैशबैक में. ठीक है, तो आपको वर्मी कंपोस्टिंग करवाया हुआ है, तो वहाँ पे भी क्या है, अर्थवर्म्स की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रही है. ठीक है, जो ग्रीन वेस्ट है वो अर्थवर्म्स की हेल्प से, रेड वर्म्स की हेल्प से डिकम्पोज हो रहा है, तो वहाँ पे भी मैन्योर बन रही है. ठीक है, अब एक्टिविटी 1.2 देख लें क्या कहता है ये. आपने क्या करना है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. ठीक है, जर्मिनेट करने हैं आपने, मूंग सीड्स ले लो या फिर ग्राम सीड्स ले लो, जो भी अवेलेबल है. सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स. 3 सीडलिंग्स उनके सिलेक्ट कर लो जिनका साइज इक्वल होना चाहिए. नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स. खाली गिलास ले लो, कितने लेने हैं, 3, और उनको मार्क करना है आपने A, B एंड C. ठीक है, जो आपका A ग्लास होगा बेटा, उसमें आपने थोड़ा सा सॉइल मिक्स करके डालनी है, ऐड करनी है. ठीक है, और उस सॉइल के साथ आपने काउडंग ऐड करना है, काउडंग मैन्योर. ठीक है, गोबर की खाद बोलते हैं जिसको. अब B ग्लास में आपने क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल यूरिया डालना है. यहाँ पर आपने काउडंग मैन्योर नहीं डालना, यूरिया डालना है. ठीक है, यूरिया एक केमिकल होता है, ठीक है, फर्टिलाइज़र होता है.
टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब सी ग्लास में आपने सिर्फ सॉइल ही लेनी है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, काउडंग मैन्योर भी ऐड नहीं करनी है, उसमें यूरिया भी ऐड नहीं करना। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके आपने जो 3 सिलेक्ट किए हैं इक्वल साइज के सीडलिंग्स वो उसमें लगा देने हैं, तीनों में। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। सेफ प्लेस पे रखो उनको और रोज उनको पानी दो। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। ठीक है, 7 और 10 दिनों के बीच या इसके बाद आप उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करते हो? ये देखो यहाँ पिक्चर बनी हुई है, एक्सपेरिमेंट करते हुए बच्चे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखो कितने ब्यूटीफुल ABC ग्लासेस में देखो किस तरह से इक्वल साइज की सीडलिंग्स लगाई हैं। आप बच्चों ने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। नाउ डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? आपकी ऑब्जर्वेशन में पहला क्वेश्चन जिसका आंसर हमें मिलना चाहिए वो क्या है कि जो तीनों प्लांट्स हैं आपने लगाए हैं तीनों ग्लासेस में, सेम पेस यानी इक्वल रेट में उनकी ग्रोथ हो रही है सीडलिंग्स की। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? किस ग्लास में बेटर ग्रोथ हुई है? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? किस में जल्दी ग्रोथ हुई है? नाउ यू विल रियलाइज फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, है ना, और मैन्योर्स तो हमें पता है नेचुरल वे से डिकम्पोज होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जो आपने याद करने हैं बच्चे, दे आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK। NPK का फुल फॉर्म क्या है? इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों यूज हो रहे हैं। ठीक है, the use of fertilizers has helped the farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize। लार्ज स्केल पे जब इनकी कल्टीवेशन होती है ना तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर बेटर यील्ड। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल। यहाँ पर बेटा आ गया आपका डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। क्या नुकसान है फर्टिलाइजर्स का कि अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। उसमें जो हमारे लिए हेल्दी अर्थवॉर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और जो उनके पोर्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे सॉइल के। हाँ बेटा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो एक्सेसिव यूज़ है फर्टिलाइज़र्स का सॉइल को लेस फर्टाइल करता है। फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन का सोर्स भी है फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि केमिकल्स जो फर्टिलाइज़र्स में होते हैं व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर, तो वाटर को गंदा करते हैं केमिकल्स, और जो कि एक्वेटिक प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ दोनों के लिए डेंजरस है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। ठीक है, इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। नाउ द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity। जब हमने इसमें मैन्योर ऐड कर दी सॉइल में तो सॉइल का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हो गया, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ी, पोर्स अच्छे से हो गए। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और जो मैन्योर है उसने सॉइल को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स से फिर से कवर अप कर दिया। Now another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है क्रॉप रोटेशन का? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आया, व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन क्या है कि जब हम डिफरेंट क्रॉप्स को बेटा अल्टरनेटली यानी एक के बाद एक, जैसे अभी हमने राइस क्रॉप लगाई ना, उसके बाद हम क्या लगाएंगे वहाँ पे वीट क्रॉप, उसके बाद ग्रैम्स लगा दिए हमने। तो ये जो रोटेशन है क्रॉप की सेम फील्ड पे आफ्टर वन क्रॉप, दिस इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। इससे बेटा सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को। ठीक है, तो अर्लियर फार्मर्स इन नदर्न इंडिया used to grow legumes as fodder in one season। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे बेटा,
ये लेग्यूम्स ग्रो करते थे। लेग्यूम्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जिनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पी प्लांट हो गया, ग्राउंड नट हो गया। तो ये एज अ फॉडर, चारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए, तो वो लेग्यूम्स को ग्रो करते थे ताकि जो नेक्स्ट सीजन में उन्होंने वीट लगानी है ना, तो दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे मैं आपको राइजोबियम का एग्जांपल देती हूँ, है ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना इस बैक्टीरिया के बारे में। तो ये जो लेगमिनियस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, ठीक है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो मैंने आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है और यहाँ पॉइंट वाइज आप इसको रीड कर लोगे। जैसे मैं फटाफट से आपके लिए रीड कर देती हूँ। फर्टिलाइज़र मैन मेड है, ठीक है, नेचुरल नहीं है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और ये कोई ह्यूमस नहीं देते, न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल ह्यूमस नहीं देते प्लांट्स को, जो डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से मिलते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिनकी हम बात की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाउ मैन्योर की हम बात करेंगे। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बात की, ये नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक है और ये हमें कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यूज से मिलता है। जैसे प्लांट वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, आपका एनिमल वेस्ट हो गया, इनकी डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। नाउ मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ठीक है, खेतों में बनाया जाता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा फार्मर्स पिट्स ओपन प्लेसेस पे बनाते हैं और वहाँ पे काउ डंग और प्लांट वेस्ट को वो डालते हैं डिकम्पोज होने के लिए ताकि उन्हें मैन्योर मिले। नाउ दिस मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जैसे फर्टिलाइजर्स तो नहीं प्रोवाइड करते ना, तो मैन्योर प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो हमें पता है वहाँ पे तो हमने मैन मेड है ना फर्टिलाइजर्स, तो नाइट्रोजन भी डाल दिया, फॉस्फोरस भी डाल दिया, पोटेशियम भी डाल दिया, तो उसको ज़्यादा हमने इनरिच कर दिया, है ना, तो ज़्यादा ग्रोथ होगी प्लांट्स की। लेकिन मैन्योर तो नेचुरली मेड है, तो ऑब्वियसली इट इज़ लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो लेकिन जो नुकसान है वो फर्टिलाइज़र से ज़्यादा है और मैन्योर से कम है, तो वी शुड प्रेफर मैन्योर। नाउ टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, अभी पढ़े हमने। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंसेस क्या हैं, तब तो आप वो लिखोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर के एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, तो आप क्या लिखोगे? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि ऑर्गेनिक मैन्योर बेटर है, फार बेटर है फर्टिलाइज़र से। क्यों? फर्स्ट पॉइंट देखो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इन्हांस करती है, बढ़ाती है मैन्योर। देन सेकंड पॉइंट, ये सॉइल को पोरस बनाती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एयर का एक्सचेंज हो, जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली ब्रीथ कर सकें। फिर ये फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाती है। मैन्योर से उनको, माइक्रोब्स को कोई खतरा नहीं है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करती है मैन्योर, ठीक है। तो बात करते हैं हम फिर इरिगेशन की। इरिगेशन यानी सिंचाई, यहाँ पे वाटरिंग की बात हो रही है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, हमें भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। तो पानी क्या है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वाटर है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, ठीक है। अब वो वाटर के साथ साथ अपने मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे, फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो प्लांट्स का जो 90% पार्ट होता है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जो हमने बीज बोए हैं, सोइंग का प्रोसेस है, वहाँ पे अगर पानी नहीं मिले तो जर्मिनेशन नहीं होगी, है ना।
ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेशन हो ही नहीं सकती। तो देखिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। नॉट न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स भी पानी में डिजॉल्व होंगे तभी ट्रांसपोर्ट होंगे वो प्लांट के हर पार्ट में। कौन करता है ट्रांसपोर्ट उन्हें? यस, जाइलम। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट्स में? जाइलम टिश्यू। नाउ वाटर ऑल्सो, अब यहाँ बात करते हैं, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ठीक है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल ऑफ हेल्दी क्रॉप ग्रोथ fields have to be watered regularly. Now the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल्स में टाइम पर, रेगुलर इंटरवल्स का मतलब व्हेन नीडेड, तब अगर हम पानी की सप्लाई क्रॉप्स को कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं इरिगेशन। तो ये आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इरिगेशन? तो आंसर इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज इरिगेशन। नाउ द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, क्योंकि किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा। वीट को कम चाहिए ना, तो वीट क्या है, रबी क्रॉप है, विंटर्स में होती है, कम पानी चाहिए। अब पैडी को ज़्यादा चाहिए तो वो आपका खरीफ क्रॉप है जिसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो। अब सॉइल टू सॉइल पे भी डिपेंड करता है, सीज़न टू सीज़न पे डिपेंड करता है। अगर रेनी सीज़न है तो हम इरिगेशन क्यों करेंगे, है ना, ड्राई कंडीशंस में ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन की। तो इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट समर में वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? येस, मे बी, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, प्लांट से वाटर लॉस ज़्यादा होता है। नाउ बूचो फिर से एक क्वेश्चन करता है, क्या कहता है, क्या सोच रहा है वो? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। बेचारा कहता है कि अच्छा ये बात है, इस साल तो मैं बड़ा ध्यान रखूँगा इस बात का कि पिछली गर्मियों में तो मेरे सारे जितने भी प्लांट्स थे वो सूख गए, है ना, मर गए, क्योंकि मैंने उनको पानी नहीं दिया। अब मुझे समझ में आया कि समर्स में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इस साल मैं पूरा ध्यान रखूँगा। तो अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम इरिगेशन कर सकते हैं प्रॉपरली? तो दे आर वेल्स, कुओं में पानी मिलेगा भाई हमें, ट्यूबवेल से मिलेगा, पोंड से मिलेगा, लेक्स से मिलेगा, रिवर से मिलेगा, डैम से मिलेगा एंड कनाल से मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इसे भी आप तैयार कर लो। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरिगेशन के? द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जैसे कि कैटल्स का यूज़ करते हैं या खुद ह्यूमन बींग्स ये काम करते हैं, दे यूज़ दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर, सस्ते हैं, लेस एफिशिएंट हैं। तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज क्या है हमारे पास, जैसे पुली सिस्टम है, ठीक है, उससे पानी निकाला जाता है जिसको मोट कहते हैं। फिर है हमारे पास चेन पंप, ठीक है, चेन पंप की हेल्प से भी हम पानी निकालते हैं। देखो यहाँ पे आपका मोट का भी डायग्राम दे रखा है, पुली सिस्टम से कैसे कुओं से पानी निकाल के दिया जा रहा है। फिर चेन पंप देखिए, चेन लगी हुई है, उससे पंप की हेल्प से वाटर को ड्रॉ किया जा रहा है। देन डेकली, ठीक है, दीज आर द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स। और रेहट, इसका नाम आपने लीवर सिस्टम का बहुत बार सुना हुआ है, लीवर मशीन यूज़ हो रही है यहाँ पे। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। हम यहाँ पे डीजल, बायोगैस एनर्जी यूज़ करते हैं, कई पंप्स इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं, सोलर एनर्जी को भी यूज़ किया जाता है कि टू रन दीज पंप्स। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें आपको याद रखनी है, सारे ट्रेडिशनल मेथड आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न मेथड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी इरिगेशन की, ठीक है,
क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है भाई, टाइम भी बहुत लगता है, लेबर भी बहुत लगती है। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज हैं ट्रेडिशनल मेथड के। तो हम मॉडर्न मेथड्स की बात कर लें थोड़ी सी। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिली। ठीक है, इकोनॉमिकली का मतलब कि बड़े अच्छे उसमें हमें किफ़ायती बोलते हैं जिसको, इकोनॉमिकली यानी अफोर्ड कर सकते हैं हम। तो द मेन मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं दे आर स्प्रिंकल सिस्टम। नंबर 1 पे क्या आता है, ये देखो डायग्राम बना हुआ है, ये बड़ा यूज़फुल है बेटा। ठीक है, अनइवन लैंड जो होती है ना, उबड़ खाबड़ ज़मीन बोलते हैं, ऊपर नीचे जो लेवल्ड नहीं होती। ठीक है, वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पे हम स्प्रिंकल सिस्टम लगा देते हैं, बहुत यूज़फुल है उधर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर पाइप्स में के टॉप पर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। रोटेटिंग नोजल से क्या फ़ायदा हो गया कि अनइवन लैंड पे वाटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉपर। ठीक है, they are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. ठीक है, जैसे पंप से पानी आता है अंडर प्रेशर, तो ये किस तरह से बाहर जाता है, रोटेटिंग नोजल से, और स्प्रिंकलिंग मैनर से बड़ी ब्यूटीफुली जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही हो। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इन्होंने मेथड दिया है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में देखो बच्चे, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, रूट्स, जो प्लांट की रूट्स है ना, उसके पास पानी गिरता है, कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इससे ना वेस्टेज नहीं होती पानी की। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स को। ठीक है, गार्डन्स में या ट्रीज़ को पानी देने में बेस्ट है ये। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी वेस्ट नहीं होता ड्रिप सिस्टम से। ठीक है, इट इज़ अ बून, बून यानी वरदान है ये। इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जिन इलाकों में कम पानी होता है ना बेटा, उन इलाकों में ड्रिप सिस्टम जो है एक वरदान का काम करता है। ये देखिए, इसका आपको डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल रूट्स के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो रिलीज होगा। तो दिस इज़ नोन एज ड्रिप सिस्टम। तो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न वेज। स्प्रिंकल सिस्टम भी बहुत बढ़िया था, ड्रिप सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। अभी चलो पढ़ लेते हैं हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो फालतू के प्लांट्स निकल आते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स, बिन बुलाए मेहमान, उनको अलग करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो बूझो और पहेली क्या है, वो अपने जाते हैं भाई पास के गेहूं के खेत में, और वहाँ क्या देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, दूसरे प्लांट्स ग्रो हो गए हैं भाई, हमें तो चाहिए नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसफुली, तो क्या ये जो प्लांट्स हैं इनको कोई पर्पसफुली ग्रो किया गया है कि भाई हाँ तुम भी आ जाओ वीट प्लांट के साथ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है बूझो जी, पर्पसफुली नहीं है ये। In a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. ठीक है, क्रॉप के साथ साथ बहुत सारे दूसरे भी निकल आते हैं प्लांट्स, तो ऐसों वांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स। तो यहाँ क्वेश्चन तैयार हो गया एक नया आपके लिए, काम बढ़ गया थोड़ा सा और। व्हाट आर वीड्स? ठीक है, वीड्स क्या है? दे आर द अनवांटेड प्लांट्स, दे आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो विद द मेन क्रॉप। ठीक है, और जो उनका शेयर करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को, उनके पानी को, उनकी स्पेस को शेयर कर रहे हैं, उनको कमज़ोर कर रहे हैं, खुद हेल्दी हुई जा रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ में इफेक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर नोन एज वीड्स। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं उनको। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, और ये जो भाई नया प्रोसेस आ गया, कितने प्रोसेस याद रखोगे, ये भी करना पड़ेगा कि वीडिंग क्या होता है। इन वीड्स की रिमूवल को, हटाने को हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। हम क्यों कहते हैं बेटा वीडिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो वीड्स हैं वो मेन क्रॉप प्लांट्स में जहाँ वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट ज़रूरी है, उनके सभी ये सारी चीज़ों को वो compete करते हैं, उनको भी चाहिए। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, है ना। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। Now farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops helps in uprooting or killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil.
ठीक है। अब यहाँ फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग करते हैं सोइंग ऑफ क्रॉप से पहले, ठीक है, अपरूटिंग करते हैं, वीड्स को मारने के लिए दवाइयाँ डालते हैं, उसमें केमिकल्स डालते हैं, ठीक है, और फिर इन तरीक़ों से वो वीड्स को अलग करते हैं। तो बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो भाई यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है, मेंशन द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम क्या है? ये नहीं पूरी ग्रोथ हो गई उनकी और फिर आप जा रहे हो उनको रिमूव करने के लिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो जब तक वीड्स में फ्लावर्स और सीड्स नहीं बन जाते, उससे पहले पहले जब वीड्स छोटे हैं ना, तभी उनको रिमूव करना ज़रूरी है, बेस्ट टाइम है वो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग, ठीक है, हाथ से पकड़ के उखाड़ना, और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है, या फिर उनको कट कर देना। वैसे तो अपरूटिंग ज़्यादा बेटर है, जड़ से ही ख़त्म कर दो उनको। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी की हेल्प से होता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। जो सीड ड्रिल है वो भी, जो आप पीछे हमने बात की ना सीड ड्रिल की, वो भी क्या करती है कि वीड्स को अपरूट कर देती है। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स, जिनको हम कहते हैं वीडिसाइड्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दो भाई वीडिसाइड्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, 2,4-D, ये वीडिसाइड का नाम है, केमिकली प्रिपेयर्ड है ये। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप को कोई डैमेज नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन केमिकल तो केमिकल ही है ना। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर, ठीक है। तो यहाँ हमने बात कर ली इसकी। आइए अब देखते हैं इस तरफ क्या बता रहा है ये हमें। पिक्चर दी हुई है स्प्रेइंग वीडिसाइड की। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? अब यहाँ एक क्वेश्चन फिर से बूझों ने पूछ लिया। भाई क्वेश्चन बड़े आते हैं बूझों के दिमाग में, आप बच्चों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त वीडियो को मैं आपको सेंड करूं पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे 8th क्लास में हैं वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मैं 1 बाय 1 आपको सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करवाऊंगी साइंस के, ठीक है। तो चलो फिर इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? कि जो वीडिसाइड को स्प्रे कर रहा है बंदा, उसके हाथों में वीडिसाइड्स का कोई असर पड़ेगा कि नहीं? एज ऑलरेडी मैंशनड, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जैसे कि हमने मेंशन किया कि वीडिसाइड्स को हम वीड्स के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेक्शन से पहले ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। हाँ, नुकसान तो होता है, केमिकल्स हैं, केयरफुली ग्लव्स डाल लो भाई, ठीक है। नोज़ कवर कर लो, आइज़ को थोड़ा कवर कर लो, एयर्स को कवर कर लो। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। अब बात होती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई, ठीक है। धीरे धीरे आपका चैप्टर क्लोज होने वाला है। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। जब तक जो आपकी फसल है पककर तैयार हो गई है, भाई ग्रेन्स आपको चाहिए, तो अब आपने फसल की कटाई करनी है, तो एक नाम दे देते हैं इस प्रोसेस को। क्या नाम दें भाई? हार्वेस्टिंग रख लेते हैं उसका नाम। तो व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, ठीक है। क्रॉप मैच्योर हो गई तो उसको कट कर दो, दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग, ठीक है। समझ में आ गया आपकी व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? मैच्योर होने के बाद क्रॉप को कट कर लो। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। 3 to 4 मंथ्स लगते हैं इसको फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर होने के लिए। हार्वेस्टिंग जैसे वैसाखी का आप बनाते हो ना, वैसाखी का जो फेस्टिवल मनाते हो तो गेहूं की कटाई होती है, तो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, ठीक है, सिकल जिसको आप दराती कहते हो, ये मैनुअली इससे करते हैं हार्वेस्टिंग, या फिर एक मशीन होती है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं, जो हमारा टाइम लेबर सब कुछ बचाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, ठीक है। ग्रेन सीड्स को सेपरेशन ज़रूरी है उनकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेन सीड्स किससे सेपरेशन ज़रूरी है? चैफ से, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, जो एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है।
दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, जिसमें हम, व्हाट इज थ्रेशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्स्थ में भी किया होगा आपने छोटी क्लासेस में। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग में हम जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करते हैं चैफ से। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ठीक है, कंबाइन मशीन की हेल्प से हम ये प्रोसेस करते हैं, विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ठीक है, जिसको हम एक थ्रेशर भी बोलते हैं, हार्वेस्टर भी बोलते हैं, जिसमें ये मशीन लगी होती है। इसकी पिक्चर आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, पहली कहती है, समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। पहली इज वरीड, she knows that it cause pollution, it may also catch fire and damage the crops lying in the fields। वो कहता है हार्वेस्टिंग के बाद अब पहली कहती है कि जो फार्मर्स ना, जो बच जाते हैं उनको, जिनको हम स्टब्स बोलते हैं, लेफ्ट ओवर प्लांट्स, तो उनको बर्न कर देते हैं फील्ड्स में। पहली वेरीड वो बहुत चिंता करती है। शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन, इससे क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। जो खेतों में जो क्रॉप्स के बंडल्स रखे हुए हैं उनमें भी आग लग सकती है, डैमेज हो सकते हैं वो। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। जो छोटे किसान हैं, ठीक है, जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी सी क्रॉप है, थोड़ी सी फसल हुई है जिनके पास, वो ग्रेन्स को कैसे सेपरेट करते हैं चैफ से? बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, जो आपने पढ़ा हुआ है सिक्स्थ क्लास में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड इट हैपन्स। विनोइंग मशीन देखो तो आपका ग्रेन हैवी होते हैं ना, वो नीचे स्टोर हो जाते हैं, और जो लाइट चेफ होता है वो आपका उड़ के दूसरी जगह चला जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बैसाखी का एग्जांपल दिया था पहले। ठीक है, तो जो साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स है ना, सोने जैसे लहलहाती जो स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है, खेतों में जो फसल है, वो फार्मर्स के, किसान को बड़ी खुशी से भर देती है। ठीक है, उनके लिए ये फेस्टिवल है, उनकी सारी पूरे साल की मेहनत उनको दिखाई देती है। तो जो एफर्ट्स उन्होंने जितने भी सीज़न में लगाए थे, जितनी प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ की थी, अब रिलैक्स करने का टाइम आ गया। ठीक है, उनको फ्रूट मिल रहा है उनकी मेहनत का, तो वो इन्जॉय करते हैं इस पीरियड को, हार्वेस्ट पीरियड को। ठीक है, तो इंडिया में जगह जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पे मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट दिस विद ग्रेट इंथुजियाज्म। ठीक है, इंथुजियाज्म, बड़ी चाह होती है उनके मन में, बड़ी खुशी होती है उनके मन में। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड जो हैं हार्वेस्ट सीजन से, वो हैं आपके पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ठीक है, नमन्या एंड बिहू। तो ये आपको याद करने हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स। फिर लास्ट आपका जो स्टेप है दैट इज़ स्टोरेज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर आप स्टोरेज प्रॉपर नहीं करोगे। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, पहेली की बात तो हमने पहले भी सुन ली। स्टोरेज पे आ जाते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जितनी भी आपकी हार्वेस्टेड ग्रेन्स, अनाज जो आपने कटाई के बाद आपको मिला है फॉर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो अब उसको आपने स्टोर करना है ना। वो स्टोर भी आपने लॉन्ग टाइम के लिए करना है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूर होने चाहिए उनसे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, है ना। हाँ, जो हम फसल की कटाई करते हैं उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर हम फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को सीधा स्टोर कर देंगे बिना उसको सुखाए, तो वो फिर मॉइस्चर उनको ख़राब कर देगा, क्योंकि माइक्रोब्स की जर्मिनेशन हो जाएगी गीले में, मेकिंग दम अनफिट फॉर यूज़ फॉर, है ना, जर्मिनेशन हो जाएगी वहाँ पे। तो क्या करते हैं हम, तो उनको ड्राई करना बड़ा ज़रूरी है बच्चे। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। ठीक है, उनके मॉइस्चर को, गीलेपन को ख़त्म करने के लिए धूप में अच्छी तरह से ग्रेन्स को सुखाया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि उन्हें इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंजाई के अटैक से बचाते हैं, इफ़ेक्ट से बचाते हैं। तो वो पहली कह रही है, हाँ हाँ भाई हाँ, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट। ठीक है, मैंने अपनी माँ को देखा है एक लोहे के ड्रम में वो वीट के बीच में ड्राई नीम लीव्स डालती हैं। आई वंडर वाई, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो ऐसा क्यों करती हैं, लेकिन इनकी हैरानी हम दूर कर देते हैं। ठीक है, रजीश मैम आपको बताएंगे कि भाई क्यों डालते हैं उनके मदर नीम लीव्स। भाई इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए, इंसेक्ट्स के, माइक्रोब्स के इफ़ेक्ट से दूर रखने के लिए, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं हमारी नीम लीव्स। ठीक है, ये एक दवाई का काम करती हैं जो
इंसेक्ट से, बीमारियों से ग्रेन्स को दूर रखते हैं। यहाँ देखो, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, लार्ज स्केल पर कैसे ये आपके जो कंटेनर्स हैं, सिलोज कहते हैं जिन्हें, ये यूज़ किए जाते हैं ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स, एक्टिविटी 1.3 देखिए, एनिमल से जो फूड मिल रहा है, मिल्क है ना, सबसे बड़ा जो आपका हर दिन दूध वाले के पास जाते हो आप दूध लेने के लिए, ठीक है। तो इनके सोर्सेज क्या हैं, काऊ, बफलो, शी गोट्स, शी कैमल। इसके अलावा आप दूसरे सोर्सेज भी लिख सकते हो, एग, मीट, ठीक है। वो ये सारे सोर्सेज फूड आपको एनिमल से मिलते हैं। अच्छा, ये टेबल तो हमने पहले ही कर लिया। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स देख लो, बीच में ही कर लिया टेबल हमने, कोई बात नहीं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, ये अनाज के भंडार हैं, ठीक है। ग्रेनरीज क्या होते हैं, अनाज के भंडार, मंडियाँ जिनको बोलते हैं, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है। नाउ फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, जूट बैग्स में, मेटालिक बिन्स में स्टोर करते हैं फार्मर्स इन्हें। हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। नाउ ड्राई नीम लीव्स यूज़ की जा रही हैं स्टोरिंग फूड ग्रेन्स में, घरों में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, गोदाम में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है, ताकि उनको हम प्रोटेक्ट करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट से, ठीक है। अब ये टेबल जो आपने कर लिया फूड सोर्सेज का फ्रॉम एनिमल्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish, ठीक है। आप देखते हो ना, झींगा खाते हैं वो मछुआरे जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, पानी के किनारे जिनके घर होते हैं, एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called एनिमल हस्बेंड्री। तो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका। कहेंगे मैम क्वेश्चन ही बहुत बताते हैं, लेकिन क्या करें बेटा, आपने पढ़ना है तो क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या है भाई, ये केयर है, ठीक है, ये केयर है एनिमल्स की, प्रॉपर फूड, शेल्टर, ठीक है, ताकि हम उनसे फूड प्रोडक्ट्स ले सकें, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के बाद ये जो पहेली है ये कह रही है, येस फिश इज़ अ गुड, फिश इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, ठीक है। तो अब ये कीवर्ड्स हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स हमने चैप्टर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो जो आपने पढ़ा है, व्हाट यू हैव लर्नड, आपको एक रीडिंग देनी होगी इसकी, ठीक है। ये जस्ट दिस इज़ द रिकैप्चुलेशन ऑफ योर चैप्टर। तो इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आप सब ने इसको एंजॉय किया है। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरी नई वीडियो तक गुड बाय।